Chalo, everyone. I think yesterday, last class, we had started with elasticity of demand and we had also completed variation and change in demand के related जो MCQs थे वो. प्लस मैंने और भी कुछ MCQs करवाए थे. आई थिंक सारा डिस्कशन हो चुका है. चलो, क्या डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम है कि दोनों अलग है? चल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड में फर्क क्या? डिमांड इज क्वालिटेटिव, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव. डिमांड के अंदर वी ओनली टॉक अबाउट डायरेक्शंस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर वी टॉक अबाउट डायरेक्शंस के मेजरमेंट. सो कहना है इसे कि डिमांड के अंदर हम लोग सिर्फ एरोज देखते हैं कि इन विच डायरेक्शंस आर द एरोज गोइंग. बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं. व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन? कितने से. सो कितने से का मतलब क्या है? या तो मोर चेंज या तो लेस चेंज. मोर चेंज का मतलब, लेस चेंज का मतलब. तो प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स. क्या ये इलास्टिक है, इन इलास्टिक है कि लॉ ऑफ डिमांड है? पर इसके बाद होगा या तो मोर चेंज या तो लेस चेंज. फिर लोअर द प्राइस हायर द डिमांड. ये क्या है? लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के बाद क्या पूछने का? तो या तो ज्यादा चेंज या तो. सो आई होप वी विल रिमेंबर दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ responsiveness or sensitiveness of a commodity to a change in its price. क्या बोला? to a change in its. तो फॉर्मूला क्या बना? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसको अपन ने एक और फॉर्मूला दिया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी. पर मेरे को डिवीजन नहीं आया तो मल्टीप्लाई किया तो उसका रेसिप्रोकल आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी. ये बराबर है क्या? अच्छा, टोटल कितने टाइप का प्राइस कितने टाइप का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था? 4. हमने एक एक करके पढ़ा था. पहला था प्राइस, दूसरा था इनकम, तीसरा था क्रॉस, चौथा था एडवर्टीजमेंट. प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला सेम है. इनकम के फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन. इनकम इलास्टिसिटी कैन बी डैश डैश और डैश, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. पॉजिटिव का मतलब विच रिलेशनशिप, और डायरेक्ट रिलेशनशिप के अंदर कौन से गुड्स होते हैं? रॉन्ग आंसर. इनकम के साथ रिलेशनशिप चाहिए, नॉर्मल गुड्स. सो इफ इनकम राइजेस डिमांड विल ऑल्सो, इफ इनकम फॉल्स डिमांड विल ऑल्सो फॉल. मनी इनकम, रियल इनकम तो प्राइस परचेसिंग पावर होता है. तो इधर प्राइस कैसे, मनी इनकम, रियल इनकम कैसे आएगा? ये अदर फैक्टर वाला, इसीलिए नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड दिया है ना. सो मनी इनकम के अंदर कहने से वापस वी आर गोइंग टू द कॉन्सेप्ट्स. 3 थे. एक यूनिटरी था, एक रिलेटिवली इलास्टिक और एक रिलेटिवली इन इलास्टिक. क्या बोला था? एक रिलेटिवली, नहीं स्टार्ट से बोलो. एक यूनिटरी, दूसरा रिलेटिवली इलास्टिक, तीसरा रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब देर विल बी मोर चेंज एंड इन इलास्टिक का मतलब देर विल बी. सो लग्जरीज के केस में द चेंज विल बी मोर, whereas necessities के केस में the change will be less. So necessity goods have inelastic demand, luxury goods have elastic demand. Salt, button, medicines, matchbox will have no change, perfectly inelastic. याद आया क्या? No change मतलब इनकम राइज होएगा या तो फॉल होएगा, बट डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट. बराबर है. एंड फाइनली देयर वाज वन मोर कॉन्सेप्ट बाय द नेम ऑफ इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स के लिए रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब कहना है इसे कि ये एक का अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉल हो जाएगा. बराबर है. फिर क्रॉस इलास्टिसिटीज फॉर वन गुड के 2 गुड्स. उसके अंदर 4 एग्जांपल लिए थे. पहले क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अनरिलेटेड गुड्स. चलो मेरे को बताओ, व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच का रिलेशनशिप? Therefore answer will be positive. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्रॉस. फिर दूसरे वाले का नाम कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा रिलेशनशिप? इनवर्स का मतलब नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पॉजिटिव है तो वेरी हाई, नेगेटिव है तो वेरी. और अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है तो इनफाइनाइट, और अगर अनरिलेटेड गुड्स है, correct, 0. Price of mic affecting the demand for bottle.
रिलेटेड है कि अनरिलेटेड है? सो अनरिलेटेड कुछ रहेगा तो अपना आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. सर इन इलास्टिसिटी इट विल बी डायरेक्शन प्लस मेजरमेंट. यस, और जस्ट मेजरमेंट. बेटा पहले तो डायरेक्शन लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होएगा फिर ही होगा ना. सर रिलेटिवली इन इलास्टिक एक्सेट्रा ऑल्सो अप्लाई टू इनकम इलास्टिसिटी. यस. आर वी ऑल क्लियर? पक्का. तो ये था क्रॉस इलास्टिसिटी का चौथा टाइप बोला क्या? अनरिलेटेड गुड्स. और फिर हमने किया था एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. पहले हमेशा क्वांटिटी आता है. अगर ये याद रहेगा तो स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में करवाया भी था, इसीलिए मैंने ये गलती किया कि भाई पहले क्या आना चाहिए? क्वांटिटी. बाद में क्या आना चाहिए? प्राइस. या जो भी फैक्टर है वो. प्राइस रहेगा तो प्राइस, इनकम रहेगा तो इनकम, अदर गुड रहेगा तो अदर गुड, और अगर एडवर्टीजमेंट इफेक्ट रहेगा तो एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट. क्लियर? श्योर हो? इसमें कुछ हेल्प चाहिए? डन है? तो हम आज आगे बढ़ते हैं. बेटा प्राइस इलास्टिसिटी में याद है मैंने यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक ऐसा कुछ बोला था. ये हाँ कि ना? तो आज अपने को वही पढ़ना है कि व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो सबसे पहले तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट 8 मार्क क्वेश्चन. मैंने एक और 1 मार्क क्वेश्चन करवाया था जो मैंने होमवर्क में दिया था. कुछ लोग बुक भूल गए, कुछ लोग एक ही बार लिख कर आए हैं. इररिस्पेक्टिव 8 मार्क क्वेश्चन, एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बाजू में मैंने कुछ और भी लिखा है, बट वो सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. 12th स्टैंडर्ड में नहीं है. 12th में क्या है? सिर्फ डिमांड. और सीए फाउंडेशन में क्या है? डिमांड भी है और सप्लाई भी. मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, when a change in the price of the commodity. रिपीट करो. when a change in the price of the commodity brings about some change. brings about, इसलिए मैंने डैश लिखा in quantity demanded or supplied, then it is called as dash. then it is called as, तो 2 डैश भरने. कौन से 2 डैश है? पहला, when a change in the price of a commodity brings about dash change, some change, that in quantity demanded or supplied, then it is called as dash. तो पहला वाला एग्जांपल मैंने लिया है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. देखो तो जरा, प्राइस पहले कितना था? 10 रुपीज था. प्राइस राइज हो गया कि प्राइस फॉल हो गया? कितना हो गया? तो प्राइस 10 का 5 हुआ मतलब 50% हो गया. हाँ आता है प्राइस परसेंटेज कैलकुलेट करने को. 10 का 5 मतलब आधा हो गया, आधा मतलब 50% हो गया. अच्छा क्वांटिटी कितना था? 100, बढ़ के कितना हो गया? 150. ये तो 50% और 5% के दोनों 50% है. तो 50% अपॉन 50% करेगा तो आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. मेरे को भी आंसर क्या मिला है? 1. सो when I do 50% upon 50%, मतलब the change is exactly equal. So when a change in the price of the commodity brings about exactly equal change in quantity demanded, then it is called as unitary elastic demand. नहीं सर, ये समझा है? प्राइस में भी चेंज कितना परसेंटेज का है? क्वांटिटी में भी चेंज कितना है? मतलब देयर इज एग्जैक्टली इक्वल चेंज. whenever there is exactly equal change we call it as unitary elastic, क्योंकि फॉर्मूला में सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया? 1. और अगर आंसर 1 आया मतलब इट इज यूनिटरी इलास्टिक. एंड जब यूनिटरी इलास्टिक रहेगा तो अपने को एक कर्व बनाने का है. बेटा डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के अपवर्ड स्लोपिंग कर्व? तो यहाँ पर मैंने बना दिया एक डिमांड कर्व. ये बराबर. अच्छा अब ये जो डिमांड कर्व है उस पर हम लोग लेते हैं प्राइस. ये वापस आज टच स्क्रीन वाला है. ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ अस. बोलो, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी,
और डब्बे का नाम ए, ये बराबर है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग टू प्राइस? प्राइस इज राइजिंग के फॉलिंग? तो प्राइस अगर फॉल हुआ P से P1 बराबर, तो क्वांटिटी क्या हो गया? राइज हो गया Q से Q1। तो ये डब्बे का नाम क्या आया? B। अब कहने से ये तो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम लग रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में भी यही करते थे। तो क्या लिखने का? परसेंटेज। कितने परसेंटेज से प्राइस में चेंज आया? 50। क्वांटिटी में चेंज कितने परसेंटेज से आया? 50। सो 50% अपॉन 50% किया तो आंसर क्या आएगा? 1। सो यूनिटरी के अंदर कैन आई ऑल्सो से बेटा QQ1 इज इक्वल टू PP1। क्या बोला? QQ1 इज, वाई इज QQ1 इक्वल टू PP1? बिकॉज एग्जैक्टली इक्वल चेंज है। जितने से प्राइस चेंज हुआ उतने से क्वांटिटी चेंज हुआ। तो देख अपना पूरा कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। अपन ने एक स्टेटमेंट बोला था, क्या था वो स्टेटमेंट? एवरीबडी चलो, व्हेन रॉन्ग, व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी brings about exactly equal change in quantity demanded, then it is called as unitary elastic demand में QQ1 is equal to, and the curve is a rectangular hyperbola curve। क्या बोला? curve is a, नहीं समझा तो लीनियर कर्व। लीनियर का दूसरा नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कर्व कौन सा कर्व है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है? लीनियर होता है। अच्छा, जैसे ये हमने डिमांड में बनाया, कहना इसे वैसे ही सप्लाई में भी आएगा। ये हाँ, तो सप्लाई के लिए कर्व डाउनवर्ड होता है क्या अपवर्ड होता है? अपवर्ड होता है। सप्लाई कौन करता है? कंज्यूमर के प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? लो प्राइस चाहिए कि हाई प्राइस? तो एट अ हायर प्राइस प्रोड्यूसर विल सप्लाई मोर। ये हाँ, अगर मैं एक प्रोड्यूसर है, मेरे को क्या चाहिए? प्राइस, प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट अगर ज्यादा चाहिए तो मैं प्राइस क्या चार्ज करेगा? ज्यादा। ये बराबर। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलेगा? हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस। तो डिमांड का उल्टा क्या है? सप्लाई है। ये बराबर के नहीं बराबर? डिमांड का उल्टा क्या है? बोलो। प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स। तो प्राइस का क्वांटिटी सप्लाइड के साथ रिलेशनशिप क्या होगा? डायरेक्ट। तो डिमांड का कर्व कैसा बना था? डाउनवर्ड। तो सप्लाई का कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड। बराबर? श्योर हो? विच इज क्यू, विच इज Q1? ये देखो, तू अंधा है कि तू देखना नहीं चाहता? मैंने हर जगह पर Q1 सब लिखा हुआ है। बराबर है विहान? अब हर बार एग्जैक्टली इक्वल चेंज आए ये जरूरी है क्या? एम्बुलेंस वाली किधर गई? हाँ, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा चेंज आएगा तो कुछ लोगों में बहुत। वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड में इधर देयर विल बी मोर चेंज या तो लेस चेंज। चल अभी मेरे को बता, इन दिस केस कैन यू सी व्हाट इज प्राइस एंड क्वांटिटी? प्राइस कितना था? 10। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 100। फिर प्राइस राइज हो गया कि प्राइस फॉल हो गया? और अगर प्राइस फॉल हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। पर बढ़कर कितना हुआ? 125। कितना हुआ? 100। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी? क्वांटिटी में कितने से बदलाव आया? 25। प्राइस में तो 25/50 करेगा तो आंसर मोर देन 1 के लेस देन 1? लेस देन 1 मतलब इलास्टिक के इन इलास्टिक? इसकी जगह पर अब दूसरा एग्जांपल देख। कहने से प्राइस सेम है 10, 100, फिर प्राइस फॉल हो गया 5,
पर इस बार क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया 175। क्या दोनों केस में डिमांड बढ़ रहा है? एक में कम से और एक में परसेंटेज निकालो। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी? 70। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस? सो बेटा 75% अपॉन 50% करेंगे तो आंसर 1.5 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 है मतलब इलास्टिक है। तो दो चीजें आई, एक इन इलास्टिक और एक इलास्टिक। एक और एक इन इलास्टिक मतलब मोर चेंज के लेस चेंज। सो व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग अबाउट लेस देन proportionate change in quantity demanded, then it is called as relatively inelastic। और इसी का दूसरा स्टेटमेंट रिलेटिवली इलास्टिक के लिए क्या आएगा? चलो एवरीबॉडी, व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट मोर, देख लिखा है ना, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, देन इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब अभी दो डायग्राम बनाने के, तो मतलब दो कर्व्स बनाना पड़ेगा। मेरे को बताओ किधर स्टीपर कर्व बनेगा और किधर फ्लैटर कर्व बनेगा? थर्ड वाले में स्टीपर। मैडम थर्ड वाले में अगर स्टीपर बना इसका मतलब क्वांटिटी में चेंज कम हो रहा है। कैन आई से ऑन द एक्स एक्सिस व्हाट आर यू कैलकुलेटिंग? क्वांटिटी प्राइस बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे कौन सा कर्व है? क्वांटिटी है। और वाई एक्सिस पर प्राइस है। अच्छा, अगर तूने यहां पर स्टीपर कर्व बनाया इसका मतलब इट विल बी क्लोजर टू द ओरिजिन, और क्लोजर टू द ओरिजिन रहेगा मतलब क्वांटिटी में चेंज ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? अपने को अगर सेकेंड केस में तू ये बोलती ना तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड। फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड केस कैन आई से द कर्व विल बी स्टीपर। क्यों स्टीपर? क्योंकि क्वांटिटी में चेंज कम है, इसके लिए स्टीपर कर्व। अच्छा, थर्ड केस में क्या दोनों कर्व सेम लग रहा है कि दोनों कर्व अलग लग रहा है? एक ओरिजिन से नजदीक है और एक ओरिजिन से दूर है। बेटा ओरिजिन से नजदीक क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और क्वांटिटी में कम चेंज हुआ, जबकि तीसरे वाले डायग्राम में क्वांटिटी में चेंज, तो कर्व फ्लैटर होना चाहिए। सो देख, या तो कर्व स्टीपर या तो कर्व फ्लैटर। स्टीपर का मतलब क्वांटिटी में चेंज, फ्लैटर का मतलब क्वांटिटी में चेंज, एंड दिस वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो बेटा वापस अगर तू यहां पर देखे, ये ओके, कैन आई से ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ये डब्बे का नाम ए, ये बराबर। अब प्राइस क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो प्राइस अगर फॉल हो रहा है तो अपन ने उसका एरो डाउन कर दिया, प्राइस पी से हो गया P1, ये बराबर। तो बताओ क्या प्राइस और क्वांटिटी दोनों में चेंज आया है? पर व्हाट डू यू थिंक, प्राइस में चेंज ज्यादा है कि क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है? मतलब क्वांटिटी में चेंज कम है, और अगर क्वांटिटी में चेंज कम है इसका मतलब इन इलास्टिक है, ये 50% रहेगा तो ये शायद 25% रहेगा, ये बराबर। सो व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट मोर चेंज के लेस चेंज, less than proportionate change in the quantity demanded, then it is called as relatively inelastic demand, where QQ1 is less than PP1, QQ1 छोटा है, PP1 ज्यादा है, and the curve that we have got is a steeper curve के flatter curve? स्टीपर कर्व। पर यहां पर जो मुझे कर्व मिलेगा वो स्टीप मिलेगा कि फ्लैटर मिलेगा? क्यों फ्लैटर कर्व बना रहे हैं हम लोग यहां पर? बिकॉज क्वांटिटी में चेंज तो फ्लैटर, क्वांटिटी में चेंज कम तो स्टीपर। सो बेटा दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। यस,
चलो उसके बाद अपने को क्या बनाने का, वापस वही डब्बा। इतने प्राइस पर इतना डिमांड था, अब प्राइस क्या हो गया, राइज हो गया कि फॉल हो गया। बट देख क्वांटिटी में जो चेंज आया Q1 बहुत कम चेंज आया कि ज्यादा चेंज आया, अगर मैं बुक ढूंढ पाया। हाँ, ये हो गया अपना P1, ये हो गया अपना Q1, दोनों में से ज्यादा किस में चेंज आया, तो प्राइस इज फॉलिंग बाय 50%। बट कैन आई से क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग बाय मोर देन 50%। अभी देख ऊपर और नीचे वाला डायग्राम दोनों सेम लग रहा है कि अलग है। तो अभी तक कितना कॉन्सेप्ट हुआ अपना, 3। कौन सा 3 कॉन्सेप्ट हुआ, पहला यूनिटरी, दूसरा रिलेटिवली इनइलास्टिक, तीसरा रिलेटिवली इलास्टिक। तीनों कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो तो जरा। व्हेन change in the price of the commodity brings about exactly equal change in the quantity demanded, then it is called as relatively के unitary elastic। unitary elastic के अंदर QQ1 is and the curve is a rectangular hyperbola curve या तो linear curve। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होता है, जब दोनों वेरिएबल में चेंज सेम होता है। तो क्या प्राइस में चेंज 50% था, क्या क्वांटिटी में भी चेंज 50% था, तो जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों में चेंज मैचिंग रहेगा तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर दूसरा वाला क्या पढ़ा, व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट less than proportionate change in the quantity demanded, then it is called as relatively inelastic demand, where QQ1 is less than PP1, therefore the curve is a steeper curve के flatter curve। QQ1 less है तो steeper curve, ये बराबर है। चलो तीसरा स्टेटमेंट, एवरीबॉडी व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ द commodity brings about more than proportionate change in the quantity demanded, then it is called as relatively elastic demand, where QQ1 is greater than PP1 and therefore the curve is a flatter curve। फ्लैटर है ना। ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि देयर इज नो चेंज एट ऑल, क्वांटिटी डिमांडेड सख्त लौंडा है, पिघलता नहीं है, प्राइस बढ़ जाए प्राइस कम हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट। सॉल्ट मेडिसिन के केस में हमने पढ़ा है ये। तो बेटा देख अपना चौथा वाला एग्जांपल, प्राइस कितना है 10, तो क्वांटिटी कितना था 100, 5 था, ये दारूड़िया वो प्राइस है। प्राइस उसको गलत ही बोल रहा था ना, पर प्राइस जब 10 रुपया है तो क्वांटिटी 100 यूनिट्स है। अब प्राइस हो गया कितना रुपीज 5, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए था, क्वांटिटी बढ़ना चाहिए था, पर क्वांटिटी बढ़ा, क्वांटिटी रिमेन्स, देयरफॉर इज देयर एनी चेंज के नो चेंज, नो चेंज मतलब जीरो, ये नो चेंज मतलब, एंड दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक। लाइन कैसा है, लिखा है, छाप कर तो सही से बोलो, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू। सो अभी इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, ए एवरीबॉडी व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, वेयर QQ1 is constant, Q and Q1 are the same। हाँ, where Q and Q1 are the, therefore the curve is a vertical line parallel to y-axis। ये बराबर श्योर है। तो अभी तक कितने टाइप के कर्व मिले अपने को, 4। एक लीनियर मिला, एक स्टीपर मिला, एक फ्लैटर मिला, एक वर्टिकल मिला, एक हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा। एक कैसा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल। नाम क्या दिया है उसका, परफेक्टली। अभी परफेक्टली इलास्टिक में एग्जांपल थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है क्या,
प्राइस कितना है 10, ये है प्राइस 10, तो क्वांटिटी कितना है 100, फिर प्राइस हो गया 9.90। ओ माय गॉड, प्राइस बहुत कम हो गया के नेग्लिजिबली कम हुआ है, बहुत ज्यादा के ना के बराबर। तो यहां पर कहने से हर बार अपन 10 का करते थे 5 पर हुआ कितना 9.90, और लोग बौखला गए, बौखला इतने गए कि अनलिमिटेड क्वांटिटीज को डिमांड किया। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि थियोरेटिकल है? मतलब 10 पैसे से प्राइस कम हो गया तो लोगों ने इनफाइनाइट डिमांड करना शुरू कर दिया। पॉसिबल? अच्छा, दूसरा एक और देख, मैंने कुछ और भी लिखा है, प्राइस 10 पैसे से बढ़ गया तो लोग बोलते हैं छोड़ मैं खरीदेगा ही नहीं। 10 का चीज अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ भी गया तो क्या लोग खरीदना छोड़ देंगे? पर अगर ऐसा हुआ, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या बोला, पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा हुआ तो हम उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली। सो स्टेटमेंट क्या आएगा? चलो एवरीबॉडी, व्हेन चेंज इन द रॉन्ग, क्योंकि यहां पर प्राइस बहुत ज्यादा से चेंज थोड़ी हुआ है, तो यहां पर क्या बोलना चाहिए? व्हेन स्लाइट चेंज। क्या बोला? व्हेन स्लाइट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट immeasurable change in quantity demanded, then it is called as perfectly elastic demand. ये बराबर है? तो कहने से ये लास्ट वाला जो था उसके लिए एक छोटा सा वर्ड ऐड किया। अभी तक क्या बोल रहे थे अपन? व्हेन चेंज इन द प्राइस, ए हाँ ना, पर लास्ट वाले में क्या बोला? व्हेन चेंज इन द प्राइस के व्हेन स्लाइट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट ट्रिमेंडस ह्यूज इनफाइनाइट immeasurable change in quantity demanded, then it is called as perfectly इलास्टिक डिमांड। ये बराबर है? जो डिमांड में पड़ा कहने से वही सेम कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो देख वहां पर भी सबका कर्व सेम ही आया। पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, फर्क क्या है? डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? दूसरा वाला क्या आया? स्टीपर। तीसरा वाला फ्लैटर। चौथा वाला वर्टिकल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पांचवा वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू, बनाया ही नहीं है, विच इज पैरेलल टू विच एक्सिस? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर वर्टिकल लाइन रहेगा तो इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। एम आई क्लियर? तो कहना से यहां पर तुम लोग को एक डायग्राम दिखा, ये दिख रहा है क्या? तो ये याद कैसे करने का? 5 कदम सेट कर। अभी ये 5 कदम क्या हुआ? कहना से जो मेरा हाथ है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये थोड़ा लफड़ा है, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हाँ कहना से हाथ को बराबर से रखो, कैसा भी रखेगा हाथ तो नहीं चलेगा, हाथ प्रॉपर होना चाहिए। कैसा? मैं नहीं ऐसा सिंगम। देख ये राइट हैंड डिमांड का लेते हैं, लेफ्ट हैंड सप्लाई। ए राइट हैंड किसका? लेफ्ट हैंड किसका? बट योर हैंड का पोजीशन शुड बी करेक्ट। जो ये लड़का कर रहा है एकदम परफेक्ट कर रहा है। कहना से अरे ये वाला अंगूठा कैसा दिख रहा है? वर्टिकल दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। मतलब कहना से इफ द लाइन इज हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ए हाँ के ना? अच्छा ये वाला लाइन कैसा दिख रहा है? वर्टिकल। ये ऐसा लफड़ा है, ये वर्टिकल नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, दारूड़े है। ये स्ट्रेट है। ए हाँ, इट इज पैरेलल टू विच एक्सिस? ये है मेरा इंडेक्स फिंगर विच इज फ्लैटर, ये है मेरा रिंग फिंगर विच इज स्टीपर, ये वाला फिंगर फ्लैटर, ये वाला फिंगर, और बेटा दिस कैन आई से द मिडल फिंगर इज यूनिटरी इलास्टिक। तो टोटल कितने कॉन्सेप्ट थे? 5 कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल,
ये फ्लैटर, ये स्टीपर एंड मिडल फिंगर इज इक्वल टू 1। अरे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है ये बराबर। श्योर हो तो हाथ ऐसा रखेगा तो चलेगा क्या? कैसे याद रखने? हाँ मतलब क्या करो मालूम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, फ्लैटर, स्टीपर, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। तो टोटल 5 कॉन्सेप्ट है, 5 के 5 मेरे उंगली में आ गए, पर सही तरीके से हाथ का पोजीशन होना जरूरी है। क्लियर? आई वॉन्ट ऑल द 5 कॉन्सेप्ट फ्रॉम यू। चलो एवरीबडी विल सिंग आउट लाउड वॉट एवर वर द 5 कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको ये सब चीज नोटबुक में अभी क्लास में ड्रॉ करना। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? मतलब तू सोच ले कि ये कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज वन ऑफ द श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस इन द एग्जाम। एवरी ऑल्टरनेट एग्जाम में तो आ ही जाता है। अच्छा अगर 8 मार्क के लिए नहीं भी आया तो वो लोग शॉर्ट में 4 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। तो उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने का, शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का। So what are we studying? What is the name of the concept? Good. Price elasticity का types. Price elasticity का. So there are total how many types? मैं नहीं बोलेगा, वो दोनों fill in the blank तुम करेगा, बाकी का पूरा गाना मैं गाएगा, तुम लोग भी साथ में गाना। चलो everybody, when a change in the price of the commodity brings about exactly equal change in quantity demanded, then it is called a unitary elastic demand में where QQ1 is and therefore the demand curve is a rectangular or a, are we clear with this? टफ लग रहा है? पहला 5 मिनट मेरे को मालूम है लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, बट आई होप अभी वाला जो 5 मिनट है वो समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। आर वी ऑल क्लियर? श्योर हो? चल दूसरा वाला। एवरीबडी, व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, देन इट इज कॉल्ड एज relatively, where the change is more के change is less, QQ1 is where the curve is a steeper, मतलब closer to the origin, origin to closer रहेगा तो quantity में change कम, origin से away रहेगा तो quantity में change ज्यादा। तो तीसरा concept, everybody, when a change in the price of the commodity brings about proportionate change in the quantity demanded, then it is called as where QQ1 is greater than PP1 and the demand curve is a flatter curve going away from the origin. फिर क्या आएगा? no change है ना? So everybody, when a change in the price of the brings about no change in the quantity demanded, then it is called as perfectly no change मतलब inelastic, perfectly inelastic demand मतलब curve is a vertical line parallel to which axis? Y axis। और फिर आखिरी में आया था perfectly elastic demand। everybody, when a गलत, हाँ कुछ लोग राइट है कुछ लोग गलत है। when in the price of the commodity brings about tremendous, infinite, immeasurable change in quantity demanded, then it is called as perfectly demand. Are we clear? And the curve is a horizontal line parallel to x axis. समझा है? श्योर हो? मेरे को तुम लोग ये स्टेटमेंट 1 बार लिखेगा कि 5 बार लिखेगा? 5 बार। एग्जाम में क्या हर बार स्टेटमेंट सेम है?
के स्टेटमेंट के अंदर के वो दोनों फिल इन द ब्लैंक चेंज हो रहे हैं। बेचारा कल्प आज बोलने के लायक नहीं रहा है। एक सेकेंड, मैं तुम लोग को पूरा बताता हूं। ये जूम बंद हो गया ना, 40 मिनट हो गया तो कोई आया ही नहीं। रुको, ओके, सुनो मेरा बात। सबसे पहला तो हेडिंग दे देना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके बाद दो चीज लिखो। पेन नहीं काम कर रहा। ये जूम कहां से स्टार्ट मीटिंग? ये किया इस पर कोई बच्चा नहीं आया फिर? नहीं, इस पे मैं अकेला ही था फिर। देख कोई नहीं है, दो बच्चे लोग ऑनलाइन है। हाँ अभी आए, आ गया आ गया। ऑलराइट बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के यहां पर पहले मेरे को चाहिए कि आप लोग आदित्य आदित्य बेचारा। अच्छा, केनाई से जिधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, पहले आप लोग लिखो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप इनवर्स है। बिफोर स्टार्टिंग टू ड्रॉ द डायग्राम राइट दिस। हेडिंग दो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों करना है। तो आप लेफ्ट में बनाओगे, मतलब एक ही पेज में आई थिंक एक लेफ्ट में डायग्राम एक राइट में डायग्राम आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा मैडम? एक पेज पर ऊपर स्टेटमेंट आएगा। अच्छा, तुम लोगों को चाहिए तो स्टेटमेंट भले एक बार लिखो यहां पर, मुझे चलेगा, बट एंश्योर के एग्जाम में आप 5 बार लिख रहे हो, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट अलग है। नहीं बेटा, मैंने क्या बोला था तेरे को कि वो बाजू वाला सप्लाई अपने 12th स्टैंडर्ड का है कि नहीं है? वो सीए फाउंडेशन का है। बेटा, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के लिए एग्जाम्पल विल चेंज, बिकॉज इफ प्राइस फॉल्स क्वांटिटी विल ऑल्सो फॉल इन केस ऑफ सप्लाई। देख, अगर तू लिखेगा तो इट इज इन योर ओन बेनिफिट, और तू नहीं लिखना चाहता है तो योर चॉइस।
तूने पहले वो स्टेटमेंट क्यों लिखा, मेरे को वो नहीं समझा। स्टेटमेंट क्या लिखा है तूने, व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट, तो वो पहले लिखा और फिर तू रिलेशनशिप लिख रहा है। मैंने तेरे को क्या बोला था कि तू पहले रिलेशनशिप लिख फिर स्टेटमेंट लिख। ठीक है, करो, कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं। बेटा पहले डब्बा बनाएगा कि पहले कर्व बनाएगा? Rehan, if you have any questions, let me know. If not, please start making the diagrams. तू कर्व बनाया क्या? अब तेरा डायग्राम रॉन्ग है क्योंकि तूने एग्जैक्टली इक्वल चेंज नहीं लिया। ये कितना लाइन है? 3, 1 2 3, और ये कितना लाइन है? 1 and 2। तो इधर से लेना, तो ये प्राइस जितना उतना ही एग्जैक्ट दिखेगा। 50% चेंज करना है बराबर प्राइस में, तो 50, ये तेरा 50% है कि 50% से कम है? 5 का 2.5 होता है 50%। तो देख मैंने भी ना 6 लाइन लिया है। सब लोग अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना डायग्राम, आई हैव टेकन 6 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6, देन डिवाइडेड इनटू हाफ बिकॉज प्राइसेस आर फॉलिंग बाय 50%, तो ही एग्जैक्ट आएगा ना बेटा डायग्राम। दिस इज रॉन्ग, बनाओ। आपका भी गलत है, बच गई। ठीक है, पर ऐसा मतलब एक पेज पर अगर एक होएगा ना जैसा ये बना रहा है तो वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो देख क्या हुआ, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हुआ, उसका स्टेटमेंट इसने लिखना भूल गया है। स्टेटमेंट किधर है? व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट टिडिंग टिडिंग डिंग, भूल गया था। तो एक ही पेज पर सब रहेगा ना तो क्या होएगा, एक पेज पर एक सेट बनेगा। अभी आई फील के यू शुड, हाँ हाँ, और तू इधर डायग्राम बना, लिखना घर पे कर। तो तेरे को जितना चाहिए उतना स्पेस तू छोड़ दे और तू यहाँ पर और यहाँ पर डायग्राम बना, 6 लाइन का, खत्म हो गया। यहाँ थोड़ा नीचे 2-3 लाइन छोड़ दे और इधर डायग्राम बना दे। भाई डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना यार। 1 2 1 2 3 4, चल डायग्राम सही है। हाँ 6 लाइन है, खुद भी बोल रहे थे ये पागल, डब्बे किधर है? हाँ यहाँ गलती हुआ है तो इसको वापस ड्रॉ करना बेटा। हाँ ये पर इसको भी वापस रीड्रॉ कर दे। मैडम पहले कर्व बनाएंगे फिर डब्बा बनाए, हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने कितना लाइंस लिया है? 3 ऊपर तो 3 किया ना, तो ही 50% दिखेगा ना। अभी आपका कैसा है समझ ही नहीं रहा है, ये कितना लाइन, ये कितना लाइन, ये कितना लाइन। सो मेक इट proportionate and you should always draw the curve and then you can draw the diagram. ये गलत जाएगा। हाँ अपना ना बेटा देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। इधर इधर से बना, इनसे बना 2% है ना। अरे पर वो मेरा तो आ गया क्योंकि मेरा अभी प्रैक्टिस है वो। आई विल डू दैट।
बेटा सिर्फ इतना डायग्राम बनाया तो चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये तो लॉ ऑफ सप्लाई का डायग्राम हो जाएगा। अपने को मेजरमेंट चाहिए, तो यहाँ पर अपने को मेजरमेंट भी लिखना जरूरी है। एग्जाम में अगर आप ये मेजरमेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे। Vihan, I don't know why are you multiplying it? There is no need to multiply. जिसका भी फर्स्ट डायग्राम नहीं हुआ है प्लीज टेक अ फोटोग्राफ बिकॉज आई एम गोइंग ऑन द सेकेंड वन। नहीं नहीं, आई विल नॉट वेट, आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू। जिसका नहीं हुआ है फोटो लो, मैंने इनफ टाइम दिया है। और बेटा एक पेज पर एक कैटेगरी बनाओ तो तुमको क्लैरिटी मिलेगा पूरा। ऑन वन पेज देयर शुड बी वन कैटेगरी, क्योंकि तेरे को बहुत कुछ लिखना भी है ना, एग्जाम्पल भी फिट इन करना है। बेटा ये वाला कर्व कैसा बना है? फ्लैटर बना है कि स्टीपर बना है? स्टीपर। सो जो भी लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड स्लैश सप्लाइड, देन इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड स्लैश सप्लाई। चाहिए तो फोटो ले लेना, क्योंकि जैसे ही मेरे को लगेगा कि आई वॉन्ट टू स्क्रोल अप आई विल स्क्रोल अप, बट आई विल गिव सफिशिएंट टाइम, डोंट वरी। हाँ ले ले, सेफर साइड पर ले लेने का। फिर तू अगर कभी स्लो हो गई या कभी मैं अगर फास्ट हो गया तो बेटा ये स्टीपर और फ्लैटर वाला लॉजिक समझा है कि वापस समझाऊं? कर्व स्टीपर क्यों बनता है? क्योंकि क्वांटिटी में चेंज कम होता है। और कर्व फ्लैटर क्यों बनता है? क्योंकि क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा होता है। इसके लिए तेरे पास और एक लॉजिक होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी होता है। तो अगर एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है और कर्व स्टीपर है तो क्वांटिटी में कम चेंज, और अगर कर्व फ्लैटर है तो क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज। रणवीर तूने सब एग्जाम्पल वगैरह सब लिखा? QQ1 लेस देन PP1 एग्जाम्पल, तूने उतना सारा नीचे जगह क्यों छोड़ दिया? वो एग्जाम्पल उधर लिखता तो ज़्यादा बेटर नहीं दिखता? बेटा मैंने बाजू में लिखा है क्योंकि मैंने थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में बनाया था, और मेरे को देख ऐसा बताना था, मुझे है ना रिलेटिवली इनइलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक का कंपैरिजन बताना था कि एक कर्व स्टीपर है और एक कर्व फ्लैटर है। क्योंकि तेरे पास तो पूरा पेज है ना, तो तू उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। लिखना स्टार्ट कर सकते तू, मैंने थोड़ा सा दिखाया है। एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ये फाउंडेशन में आएंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कर्व, कि अगर रिलेटिवली इलास्टिक है तो कर्व कैसा रहेगा, लेस चेंज रहेगा तो इलास्टिक होता है कि इन इलास्टिक होता है। तो जो भी मैंने पढ़ाया वो सब MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। किस में? फोर्थ वाले में या फिफ्थ वाले में? रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है ना बेटा, तो इसमें उल्टा हो जाएगा थोड़ा।
प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस 10, ये 100, प्राइस 9.90 हो गया तो लोगों ने डिमांड करना छोड़ दिया, सप्लाई करना छोड़ दिया, और 10.1 हो गया तो इनफाइनाइट सप्लाई। यस विहान। Textbook, it is question number 2. Mark it as important. पेज नंबर क्या है? 70। एट मार्क्स का क्वेश्चन, पेज नंबर 70। तेरे को 8 मार्क का आंसर तू किधर लिखेगा? सीए फाउंडेशन में थोड़ी लिखेगा। Alright, so I am starting. I'll take another 15 minutes, maybe 20, not more than that, and then we'll start with the MCQs, उसका discussion. इसका notes अगर करना हो तो क्लास में, if possible do it at home so that we can give more time for discussion of MCQs. क्या हुआ? गजब आदमी है रे, मतलब अलग लेवल का है ये। मैंने कल के क्लास में दिया था ना फोटो खींचने का टाइम, मैंने क्लासरूम के अंदर ही फोटो खींचने का टाइम दिया था। सस्ते नशे। ये बेटा है लोगों के पास। मीटिंग एंड हो गया। थैंक यू। और ये मेरे को ये पहला मेथड समझाने का जरूरत है क्या? देखो तो देख जरा, फॉर्मूला कुछ मिलता जुलता याद आ रहा हो क्या? हमने ये पहले कभी किया है, इस पर सम भी सॉल्व किया है। सो कैन आई से देयर आर मेथड्स टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अलग अलग मेथड से अलग अलग फॉर्मूला आएगा। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, इट इज बाय द नेम ऑफ रेशियो मेथड या तो प्रोपोर्शनेट मेथड। ये नाम क्या है फॉर्मूले का? रेशियो, प्रोपोर्शनेट या तो परसेंटेज भी बोल सकते हैं। तो देख पहला फॉर्मूला कौन सा लिखा है? परसेंटेज वाला। इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द सेम फॉर्मूला दैट वी हैव बीन डूइंग। बट ये वाले फॉर्मूला में ना बेटा हम लोग एवरेज को कंसिडर नहीं करते हैं। किसको कंसिडर नहीं करते? तो इसीलिए वी हैव अनदर फॉर्मूला विच इज बाय द नेम ऑफ आर्क इलास्टिसिटी। ये कौन सा इलास्टिसिटी? आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देख, कहना इसे न्यूमरेटर सेम है। आई रिपीट, न्यूमरेटर इज द सेम बट डिनोमिनेटर में मैंने एवरेज लिया। क्या लिया? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 अपॉन 2। 2 कट हो जाएगा। अब वो डेल्टा को ओपन करो। ये बेटा डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। और चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? न्यू माइनस ओल्ड। व्हाट माइनस व्हाट? सो Q2 माइनस Q1
अपन Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1। इन शॉर्ट मैंने वो डेल्टा को ओपन कर दिया। डेल्टा को ओपन किया मतलब क्या हुआ? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। तो मेरे को डिवीजन के जगह पर मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला बना दिया Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। वो रेसिप्रोकल हो गया। तो अगर देखेगा तो सेकेंड में क्या लिखा है? P2 माइनस P1, ये बराबर यहां पर P2 माइनस P1 लिखा है, पर मैंने फॉर्मूला में डिवीजन के जगह पर क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन। तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बराबर है। मेरे को चाहिए कि तुम लोग मेरे को इसका आंसर फाइंड करके दो। मैंने एक सम बनाकर रखा है, रफ में सॉल्व करना तो भी चलेगा, फेयर में मैं तुम लोग को बाद में करवाएगा, क्योंकि इसके पहले मेथड्स भी है ना लिखने का। अच्छा, इसमें मेरे को पहले तो ये बताओ, you have to solve the sum in 3 steps. Okay, how many steps? Step number 1, write down the values. Step number 2, write down the formulas. Step number 3 is to substitute the values in the formula. अच्छा, रेशियो और आर्क मेथड में फर्क क्या है? कौन कंसीडर करता है? आर्क करता है, रेशियो मेथड एवरेज कंसीडर करता नहीं है। बोलो। ओरिजिनल, ओल्ड। तो जो भी पुराना, अभी Q और Q1 है, तो ओल्ड कौन सा है? Q, और न्यू कौन सा है? Q1। वैसे ही अभी मैंने यहां पर देखो क्या बोला? Q1 Q2 बोला है, तो Q1 क्या है? ओल्ड, और Q2 क्या है? न्यू। बताओ, ये वाले सम में प्राइस P1 कितना है? 150। गांजा गांजा कहना से अपने वाले फॉर्मूला P1 ओल्ड है, P2 न्यू है, तो P1 100 है, P2 150 है। हाउ मच इज Q1 Q2? Q1 is 500, Q2 is 250। आया क्या? क्या है? -5/3 आया, तो उसको डिवाइड करके बता। करेक्ट। नहीं हो। क्या हो गया? देगा ना, पर पहले ये तो खुद से ही सॉल्व कर। और अगर चाहिए रहेगा तो अपने पास क्लास में टाइम बचेगा, तो आई विल मेक यू राइट डाउन इन द क्लास ऑल्सो। यस। इसका लेना ना बाद में, पहले ये सॉल्व तो कर बहन। क्या हुआ? कुछ हुआ? एक काम करो, ये दोनों मेथड्स लिख लो। फोटो का मगजमारी नहीं, मेरे को एक ही मेथड और करना है। लिख ले, अपने पास टाइम है, 12 बजे है, लेक्चर स्टिल 1:30 है, 30 मिनट्स फॉर MCQs हो जाएगा।
तुम लोग अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स। प्रॉप मेथड मत लिखना, प्रोपोर्शनेट मेथड लिखना। परसेंटेज रेशियो, proportionate method, बेटा वो सम सॉल्व करने को सबको आया? किसी को हेल्प चाहिए रहेगा तो प्लीज लेट मी नो। ये सब लोगों को वो सम सॉल्व करने को आया क्या? ये जवाब दो, यस और नो। ओके। यस वियान, थैंक यू फॉर द अपडेट। ऐसे ही हाय हेलो बोल रहे हैं। बेटा रेशियो मेथड में एक लाइन लिखना सिर्फ, रेशियो मेथड इज टू बी यूज्ड व्हेन द चेंज इज स्मॉल। रेशियो मेथड इज टू बी यूज्ड when the change is small। आर्क मेथड में क्या लिखेंगे? आर्क मेथड इज टू बी यूज्ड व्हेन द चेंज इज स्मॉल कि व्हेन द चेंज इज लार्ज। इसीलिए एवरेज लिया ना। एवरेज कब लेते हैं बेटा? जब नंबर्स बहुत बड़े होते हैं तब, तो अब एवरेज का हेल्प लेते हैं। सो आर्क मेथड इज टू बी यूज्ड व्हेन द चेंज इज लार्ज, रेशियो इज टू बी यूज्ड व्हेन द चेंज इज स्मॉल। फॉर्मूला क्लियर है बेटा? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू टू माइनस क्यू टू प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी टू प्लस पी वन। फिर वो डेल्टा को ओपन किया तो न्यू माइनस ओल्ड क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन क्यू टू प्लस क्यू वन। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ तो पी टू प्लस पी वन, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपॉन पी टू माइनस पी वन। This method is to be used when the change is large। और चाहिए तो इसके नीचे ये सम भी लिख लो, so that you get reference के इस मेथड से सम कैसे सॉल्व होता है। तभी वैसे भी रफ में ही किया था, अभी फेयर में कर लो। बेटा माइनस में आंसर आता है तो हम माइनस वाला साइन इग्नोर करते हैं, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव आया इसके लिए क्योंकि रिलेशनशिप इनवर्स है बेटा। तो तूने मैथ्स में पढ़ा है ना, स्लोप करके कॉन्सेप्ट। स्लोप दो होता है, या तो डाउनवर्ड होता है या तो अपवर्ड होता है। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब नेगेटिव स्लोप होता है, और अपवर्ड स्लोप का मतलब पॉजिटिव स्लोप होता है। तो जब न्यू माइनस ओल्ड करने के वजह से आंसर नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव स्लोप।
तो भले ही अपने को आंसर नेगेटिव में आया है, बट बेटा प्राइस इलास्टिसिटी में कोई भी नेगेटिव वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो नेगेटिव के साइन को हम लोग इग्नोर करते हैं। करेक्ट, करेक्ट किया ही था ना अपन ने। तो तू सिर्फ नेगेटिव के साइन को कब इग्नोर नहीं कर सकता है धर्मवीर? इन 2 केसेस। नंबर 1 केस इंफीरियर गुड्स रहेगा तो इनकम में, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव के साइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर नेगेटिव का साइन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए आएगा। सो इन शॉर्ट तू देख, नेगेटिव साइन कब आता है? जब भी रिलेशनशिप इनवर्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप इनवर्स, इंफीरियर गुड्स का रिलेशनशिप इनवर्स, प्राइस इलास्टिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही इनवर्स है, पर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी में नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, इनकम और क्रॉस में इग्नोर नहीं करते। चल बेटा, अभी एग्जिट खुद लेगा कि मैं लूं? चल, जो भी है, मैं निकालूं कि खुद निकलना चाहते हो, चॉइस तुम्हारा है। और देख, तेरे को कैसे पता चला क्या बात कर रहा हूं मैं? इसका मतलब तू नहीं रहेगा, तेरे आजू बाजू से कोई रहेगा। अबे ये हुआ ये लिख के। सो वन लास्ट मेथड विच इज बाय द नेम ऑफ पॉइंट मेथड। थोड़ा सा ध्यान देना, पॉइंट मेथड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू L अपॉन यू। फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू L अपॉन यू। व्हाट इज E? L अपॉन यू, इलू। इलू का मतलब आई लव यू। L फॉर लोअर सेगमेंट, U फॉर अपर सेगमेंट। क्या बोला? L फॉर विच सेगमेंट? एंड पेन अगर चला वापस तो हम कुछ करेंगे। हाँ, आइए, आपका ही तो इंतजार है। पेन इज नॉट। चलो भाइयों और उनकी बहनों, ध्यान दो, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं बेटा? इट इज बाय द नेम ऑफ पॉइंट या तो ज्योमेट्रिक मेथड। और बेटा पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू L अपॉन यू। लल्लू अपॉन उल्लू, बंदे पर ध्यान दो दोनों। L फॉर व्हाट? लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। U फॉर व्हाट? अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। सो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, इट इज द लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन द अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ये बराबर। अब इसके लिए समझना पड़ेगा एक डायग्राम के हेल्प से। तो बेटा डिमांड कर्व इज अ डैश स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आई विल ड्रॉ द डिमांड कर्व सच दैट इट टचेस बोथ द एक्सिस। क्या बोला? ड्रॉ द डिमांड कर्व सच दैट इट टचेस बोथ द एक्सिस। अपन इस पॉइंट को नाम देते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए प्लीज। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ये बराबर, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए।
और मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट मैंने किधर लिया, बीच में, इंग्लिश में बोल, मिड पॉइंट, सेंटर। ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल क्यू। तो व्हाट इज द लोअर सेगमेंट एट पॉइंट क्यू? क्यू पॉइंट पर लोअर सेगमेंट कौन सा है? क्यू, कुछ ही लोग बोल रहे हैं, वो लोग बराबर बोल रहे हैं, क्यू बी। व्हाट इज द अपर सेगमेंट? और जितना क्यू बी है उतना ही क्यू ए रहेगा, तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब कहना है से एट द मिड पॉइंट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्या बोला? एट द मिड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अच्छा, मैं अगर इधर एक और पॉइंट लेता हूं, P, बीच में Q है, यहां पर R है। सो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? टोटल 5। A और B भी तो पॉइंट है ना। सो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 5। Let us assume the length of the segment AB is 4 centimeter. हाँ, तो कहना है से टोटल कितने पॉइंट्स है इस डायग्राम के अंदर? 5 पॉइंट्स का नाम क्या है? ए, पी, क्यू, आर, बी। मैंने हर एक पॉइंट के बीच का जो गैप लिया वो कितना सेंटीमीटर्स का लिया? 1। तो टोटल लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 4। बराबर ना? 1 2 3 4। क्यू बी कितना है? 2। 4 बोलते हैं। क्यू बी और क्यू ए कितना है? 2। सो 2/2 आंसर क्या आया? 1। सो कहना है से अपना जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज इक्वल टू 1 एट द मिड पॉइंट। अब अगर ये आया ना तो बाकी का चारों तुम लोग मेरे को कैलकुलेट करके दे सकता है। बताओ कौन सा पॉइंट लेना है? एट पॉइंट बी लेना है, पी। ओके, एट पॉइंट P व्हाट इज द लोअर सेगमेंट? PB। उल्टा हो गया मेरा, ये हो गया पॉइंट PB अपॉन PA। हाँ, PA। व्हाट इज PB? 3। व्हाट इज PA? देयरफॉर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 के ग्रेटर देन 1। तो अ पॉइंट विच इज अबव द मिड पॉइंट, क्या बोला? अ पॉइंट विच इज अबव द मिड पॉइंट योर इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। अभी एक पॉइंट और है R। एट पॉइंट R योर लोअर सेगमेंट विल बी RB अपॉन RA विच इज इक्वल टू 1/3। मतलब आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा कि लेस देन 1 आएगा? So at a point below the midpoint, your elasticity of demand is less than 1. अब कौन से 2 पॉइंट्स बचे? पॉइंट A और पॉइंट B। Where is point B? X axis। परफेक्ट बोला। Where is point A? बोलो कौन सा वाला लेना है? A, B कोई भी एक चलेगा। बोलो रे, जल्दी बोलो। चलो, एट पॉइंट A। एट पॉइंट A do we have a lower segment? पूरा का पूरा कर्व ही है। सो कहना है से ये हो गया ए बी, अपर सेगमेंट है क्या? ए के ऊपर कुछ और दिख रहा है, मतलब वो हो गया 0। और बेटा 4 डिवाइडेड बाय 0 इज 0। फोर डिवाइडेड बाय 0 0। गजब। तो कहना है से बेटा बचपन का मैथ्स है, 11वीं का मैथ्स नहीं, बचपन का। बचपन के मैथ्स ने अपने को यह समझाया था कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 कैन नॉट बी डिफाइंड। सो बेटा यहां पर आएगा E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ए यस और नो? सो एट अ पॉइंट A विच इज ऑन द y एक्सिस E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अभी एक ही पॉइंट बचा, बताओ कौन सा पॉइंट बचा है? 0। एंड पॉइंट का नाम क्या है? B।
सो बेटा एट पॉइंट बी कैन आई से वी विल गावात याच्या वी विल गेट अ लोअर सेगमेंट के नो लोअर सेगमेंट. तो बेटा लोअर सेगमेंट 0 है, अपर सेगमेंट बी ए है, हाँ, और यहां पर आएगा 0/4. बेटा बोलो अभी 0/4 इज ये नॉट डिफाइंड बोला. अच्छा वो बराबर है. तो फिर देखो रणवीर बोलना चाहिए. मैं देखूं बस यही बचा है जिंदगी में. सो कहना है से यहां पर मेरा आंसर आएगा E इज इक्वल टू रणवीर. सो एट पॉइंट बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन नॉट बी इज 0. ये बराबर है. अब अगर मैं देखो सिंपल करूं ना ये चीज को, तू असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर खेल ले. नीचे से ऊपर असेंडिंग 0, 0 के बाद लेस देन 1, लेस देन 1 के बाद 1, 1 के बाद ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के बाद इनफाइनाइट. या तो तू डिसेंडिंग ऑर्डर खेल ले. डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे आएंगे. इनफाइनाइट के बाद आता है ग्रेटर देन 1, 1, लेस देन 1, 0. बराबर है, श्योर है. बेटा ये जो मैंने डिमांड का कर्व बनाया था वो स्ट्रेट लाइन कर्व था. ए हाँ के ना, कर्व स्ट्रेट था. तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं लीनियर कर्व. ये कौन सा कर्व? तो एक और कैटेगरी ऑफ कर्व होता है जिसका नाम है नॉन लीनियर कर्व. ये कौन सा कर्व? व्हाट इज लीनियर और नॉन लीनियर का फर्क? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन और नॉन लीनियर मतलब सी शेप्ड. बराबर. तो नॉन लीनियर कर्व में क्या अपने को 5 का 5 पॉइंट एक ही कर्व पर मिलेगा? द आंसर इज नो. बिकॉज अगर मैंने एक नॉन लीनियर कर्व बनाया तो डिमांड कर्व ऐसा बनेगा. देन आई विल हैव टू चूज अ पॉइंट एनीवेयर ऑन दिस कर्व. तो यहां से तुमको बनाना पड़ेगा एक टेंजेंट. क्या बनाना पड़ेगा? क्यों टेंजेंट बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये कर्व ने एक्सिस को टच किया. और अपना फॉर्मूला क्या है पॉइंट मेथड का? E इज इक्वल टू L/U. लास्ट बेंच आप दोनों का ध्यान नहीं है, आप लोगों को भी खड़ा होने का है साथ में. नॉन लीनियर पॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू L/U. क्या ये वाला कर्व में लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट कुछ मिल रहा है? तो अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा? वी विल हैव टू ड्रॉ टेंजेंट such that it touches the point that we have chosen. ये इतना अच्छा बना नहीं. ये भी नहीं. पर ऐसा क्यों करने का ना, बना लेने का वापस. सो कहने से एक कर्व होता है लीनियर और एक कर्व होता है नॉन लीनियर. और पॉइंट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू L/U. L फॉर लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, U फॉर अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व. पॉइंट मेथड विल बी यूज्ड व्हेन द चेंज इज नेग्लिजिबल. क्या बोला? पॉइंट मेथड विल बी यूज्ड व्हेन द चेंज इज, मतलब सपोज कर इफ आई गिव यू एन एग्जांपल. देयर इज अ ऑटो मैन्युफैक्चरर. देयर इज अ ऑटो मतलब क्या? ऑटो रिक्शा. अगर बाय रिक्शा वाला. ऑटो मतलब कार, ऑटोमोबाइल. ऑटो मैन्युफैक्चरर वांट्स टू फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड by reducing the prices of automobiles by ₹100. गाड़ी कितने की आती है? लाखों में. और भाई ने प्राइस कितने से चेंज किया? ₹100. बहुत छोटा चेंज है कि नेग्लिजिबल चेंज है? सो व्हेन द चेंज इज नेग्लिजिबल वी यूज पॉइंट मेथड. आर वी क्लियर? श्योर हो? तो इसका फोटो लो, ये मेथड घर पे लिखना और मेरे को इसके लिए ना कुछ एग्जाम्पल देना है, उतना लिख लो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज. एक आज इसके आगे कुछ लिखवाने ही नहीं वाला है, छोड़ने का जरूरत ही नहीं है भाई.
बाकी का तो सब मैंने तेरे को नोट्स लिखवा दिया ना आज के क्लास में। बराबर है विहान? यस माय फ्रेंड। अच्छा, पॉइंट मेथड के लिए सिर्फ 2 एग्जांपल्स लिख लो, हेडिंग दे दो बुक के अंदर पॉइंट मेथड, कोई स्पेस छोड़ने का जरूरत नहीं है, पहले एग्जांपल लिखना, फिर क्योंकि वो पॉइंट मेथड का ही पार्ट है ना बेटा, तो क्यों पेज छोड़ने का तेरे को, डायरेक्टली पॉइंट मेथड हेडिंग दे और लिख ले। पॉइंट मेथड इज टू बी यूज्ड when the change is negligible. Example, an auto manufacturer wants to find out, an auto manufacturer wants to find out price elasticity of demand. An auto manufacturer wants to find out price elasticity of demand by changing the prices of automobiles, by changing the prices of automobiles by ₹100. By changing the prices of automobiles by ₹100. एक और एग्जांपल लिख ले। A AC manufacturer wants to find out price elasticity of demand. A AC manufacturer wants to find out price elasticity of demand by changing the prices of ACs, by changing the prices of ACs by changing the price of ACs from 30,000 to 30,010. बोर्ड पर देखना, अगर तुमको 30,010 लिखने को नहीं आता है तो कुछ बेवड़े लोग 30,010 ऐसा लिखेंगे, गलत है वो बेटा। अभी 30,000 के एसी में प्राइस कितने से चेंज किया? 10। मतलब इट इज अ ह्यूज चेंज, स्मॉल चेंज के नेग्लिजिबल चेंज, नेग्लिजिबल चेंज। आर वी ऑल क्लियर? श्योर हो? मतलब होता थियोरेटिकली यू कैन से यस, जस्ट टू चेक। तो इसके अंदर एक और फॉर्मूला आएगा जब हम सप्लाई वाला चैप्टर करेंगे तब, बट यस कैन बी। चलो सबसे पहले आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन विथ क्वेश्चन नंबर 24 तक सब हो गया है। मार्क करो द एमसीक्यूज विच यू आर सपोज टू सॉल्व। यस विहान? बेटा कल का लेक्चर इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला है, तू सोच ले। इन अ 3 hour lecture what I am going to teach is only 2 concepts, क्योंकि उसके रिलेटेड MCQs, CA फाउंडेशन बहुत कुछ डिटेल में है। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल कम रिवाइज्ड विथ वॉट एवर वी हैव डन एंड डू कम ऑन टाइम टुमारो फॉर द लेक्चर। आई विल बी स्टार्टिंग शार्प एट 7 o'clock। कृपया करके लेट मत होना, 2-3 मिनट आगे पीछे हो गया अलग बात है, हो जाता है कभी कभी, बट डोंट कम परपेक्चुअली लेट। मेरा आई थिंक कल 7 बजे का लेक्चर है।
तो कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को लगता है आज का लेक्चर तो तुमको लगता रहेगा ठीक है, मतलब नॉट वेरी डिफिकल्ट, अगर एक बार ध्यान दिया रहेगा तो समझ में भी आया रहेगा, एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल हु आर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस। हाँ, सिटिंग एंड शिटिंग इज व्हाट आई मेंट, इसको ऐसा ग्लोरीफाई करने का जरूरत नहीं था। अच्छा, मार्क करो क्वेश्चन नंबर 25। क्या मैंने तुम लोगों को 27, 28, 20 दे दिया था ऑलरेडी? मार्क 30। वियान में वापस रिपीट नहीं करेगा तो प्लीज तू नंबर लिख ले। 25, 30, 34 के बाजू में लिखो S, 35 के बाजू में लिखो S, 36 के बाजू में लिखो S। S फॉर सॉल्यूशन, सम है वो। S is for solution। वो सम है ना, तो सम का सोल्यूशन होता है, तो वो मैंने वहां पर क्यों S लिखवाया? सो दैट, हाँ सोल्यूशन, थैंक्स। बट तू जब MCQ सॉल्व करेगा तो तू देखेगा इधर S लिखा है, मतलब तेरे को पता है कि पीछे उसका सोल्यूशन है। सॉल्व करना है तुमको, इसका सोल्यूशन बनाना है। एट द बैक ऑफ द बुक जहां पर आंसर्स लिखेंगे ना, यहां पर नहीं, नोटबुक में। अरे क्या पागला गए रे लोग। बेटा नोटबुक में मैं तेरे को आधा ही दे, मेरे तरफ से भी एक दे। 39, यस। 44 बाजू में लिख देना सोल्यूशन। 50th हो गया है, ओके। 51, 52, 51, 52, 77, 81, 97, 98, 99, 101, 97, 98, 99, 101। आर वी डन विथ क्वेश्चन नंबर 109? 110, 112 नहीं हुआ है, देना चाहिए था, मैं भूल गया लगता है। प्लीज सॉल्व दैट एज वेल। वो शिफ्ट वाला है, मतलब वेरिएशन एंड चेंज। आई थिंक आई मस्ट हैव मिस्ड आउट ऑन दिस वन। 112 इजी है, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 114। बेटा 115 दे दिया था मैंने, एंड दैट्स अबाउट इट। इतने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आई डोंट बिलीव दैट मैंने 20 एमसीक्यू से ज्यादा दिए हैं, पर मैंने 4 सम्स सॉल्व करने के लिए दिए हैं। तो उसका सोल्यूशन बनाना। बेटा सोल्यूशन बनाने के लिए कितना स्टेप्स? 3। नंबर 1, राइट डाउन द फॉर्मूलाज। नंबर 2, राइट डाउन द वैल्यूज। नंबर 3, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। क्या मदद करने जा रहा है उसका? First, write down the values. Second, write down the formula. Third, substitute the values in the formula. If you want me to give you any solution, feel free to ask. I will solve it for you if you are not able to solve. पर अगर ये 3 steps से करेगा तो कोई गलती नहीं होएगा. That is my assurity to you. Yes. वहीं पर ना बेटा, इसीलिए तो 20 पेज छोड़ने के लिए बोला था ना, क्योंकि मुझे तुझे कुछ कुछ चीज़ों के सॉल्यूशंस देने हैं। चैप्टर तो 10 ही है, मैंने क्यों 20 पेज छुड़वाए? बिकॉज जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन के लिए मुझे तेरे को सॉल्यूशन देना है तो वो मैं पीछे बनवाऊंगा। तुम लोग आ गए ऑलरेडी सम्स पर?
यू रीच्ड ऑलरेडी, फर्स्ट टू क्वेश्चन सॉल्व इजीली, इजी लग रहा है। मतलब एमसीक्यूज देखो, एट द एंड ऑफ द डे ना क्लास में अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाए, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट यू कैन हैव, बिकॉज एमसीक्यूज आर न्यू फॉर यू। कोई ट्रैक करता है कितना राइट गया कितना रॉन्ग गया ऑन अ डेली बेसिस? सो कल कितना 21 एमसीक्यूज दिया था, कितना रॉन्ग गया राइट गया निकाला? कुछ 4 गया, थोड़ा ज़्यादा है बेटा। मतलब 10% रॉन्ग जाना चाहिए। 10% मतलब 20 में से 2, 1-2 रॉन्ग गया ठीक है। अच्छा, उसके अंदर यू हैव टू इंक्लूड ऑल दोज एमसीक्यूज विच यू हैव लेफ्ट एज वेल। तो रणवीर तेरा स्कोर कितना आएगा अगर छोड़ा वाला भी गिना तो? 5-6, एक भी नहीं छोड़ा, 5 छोड़ा। सो 20 तेरा ऑलमोस्ट परसेंटेज 25% जैसा हो गया रॉन्ग का। नेगेटिव मार्किंग भी है भाई। रणवीर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा एग्जाम में। मेरे पास कल का ही एक एग्जाम्पल है। वन ऑफ माई मे 25 स्टूडेंट्स, वन स्टूडेंट अटेम्प्टेड 94 क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 52.75, पास हो गया। पर भाई मेरे तू सोच, 90 में से उसका 60 राइट था और 30 या 34 रॉन्ग था, 30 रॉन्ग था शायद, तो उसका स्कोर हो गया 52.5। उसकी जगह पर एक दूसरा स्टूडेंट था, उसने 85 सॉल्व किया एंड ही स्कोर वाज 72 या 75 प्लस। व्हाट इज बेटर? स्कोर नहीं, अटेम्प्ट लेस स्कोर मोर। वो लड़के ने क्या किया, अटेम्प्ट ज्यादा किया और उसका स्कोर कम हो गया क्योंकि उसका नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारा मार्क्स चला गया। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी वाइज while solving the MCQs। ऐसा कोई भी तुक्काबाजी कर कर आएगा उसमें नुकसान तेरा ही होएगा। अवॉइड डूइंग तुक्का। नहीं आता है छोड़ दो। अरे बेटा सम का गलती कर रहे हैं ना कुछ, तो फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। गलत हो गया? नहीं, सारे आर्क से ही है ना, क्योंकि नंबर्स आर लार्ज। 200, 300, 500, मेजरली आर्क until otherwise mentioned। ओके। सो देख बेटा, ये वाले मेथड में आर्क ही है क्योंकि आर्क मेथड में हम लोग एवरेज को कंसिडर करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखो याद रहेगा तो एक सम सॉल्व किया था जिसमें नंबर 6, 4, 10 एंड 15 था, तो नंबर्स वर स्मॉल, चेंज वाज आल्सो वेरी स्मॉल, सो वी यूज्ड रेशियो मेथड। 101 के बाद आई थिंक 113 या 112, क्वेश्चन नंबर 112, 114 ये वाले बोले थे मैंने। वन 115 तो अपना हो चुका था बेटा ऑलरेडी। 115 मैंने अभी नहीं दिया है, तेरा हो गया रणवीर, सब हो गया। अच्छा बेटा, सब में ही 10 मिनट जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। आई विश टू स्टार्ट द डिस्कशन एट 12:50। हाँ, और 10 मिनट है भाई, और अगर तुमको लेट करना है लेट करो, मेरे को क्या है। मेरा पढ़ा कर हो गया है, मेरे को सिर्फ एमसीक्यूज का डिस्कशन करना है। सो इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। यस, आई लाइक दैट। तो जहां पर इनकम है वहां पर तेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा y2 माइनस y1। एक सम मैंने इनकम वाला भी दिया है, आर्क मेथड से करना है क्योंकि नंबर्स आर लार्ज। वो तो कभी कभार आ जाता है बेटा, हर बार सेम आएगा वो जरूरी नहीं है। यूज आर्क मेथड। फोर्टी सम है तो सोल्यूशन है।
सम है तो सोल्यूशन बनाना है, सिंपल। करेक्ट। सो पहले वेरिएबल क्या था? प्राइस। अब वेरिएबल क्या है? इनकम। बाकी सब कुछ सेम। वहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय Y2 प्लस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y1। सो इंस्टेड ऑफ प्राइस योर वेरिएबल इज इनकम। याद है जैसे अपन ने रेशियो मेथड में किया था और इनकम इलास्टिसिटी में किया था। इनकम इलास्टिसिटी में हम लोग ने फॉर्मूला में Y लिखा था, प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग ने फॉर्मूला में P लिखा है। I'll just use the washroom, come back in the next 5 minutes। आप लोग तब तक सम्स कंप्लीट करके रखना, होपफुली आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर क्वेश्चन नंबर 44 सारे एमसीक्यूज जिसने भी सॉल्व किए रहेंगे उसको रियलाइज हुआ रहेगा कि वो एकदम ही पपलू टाइप के एमसीक्यू है। वर्टिकल सप्लाई कर्व मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व मतलब क्या, एग्जैक्टली इक्वल का मतलब क्या, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या। इसीलिए तो बोला ना, देख तेरे को पहला 10 मिनट है ना, सब लोगों का शक्ल देखने जैसा था क्लास में। एवरीबडी वॉज वंडरिंग वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। थैंक यू। आई होप तेरे को वो एमसीक्यू सॉल्व करके राइट आंसर्स में मैंने तेरे भरोसे के ऊपर खड़ा रहा हूं, बिकॉज आई डोंट नो फॉर फर्स्ट 5-10 मिनट्स एवरीबडी वॉज लॉस्ट एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ, तो अभी सम भी राइट आएगा, तुझे फॉर्मूला पर अप्लाई कर दोस्त, मेरा गारंटी है। कौन सा? आर्क का। और तेरे को सच बताऊं रणवीर, द एमसीक्यूज दैट वी हैव सॉल्व टुडे आर कंपैरेटिवली वेरी सिंपल। तो कल के क्लास में जो तू करने वाला है ना, वो उसका 180 डिग्री का चेंज है। आज जो किया वो काफी इजी था, जो हम कल करने वाले हैं वो काफी मुश्किल है। पर अगर तू कॉन्सेप्ट पर ध्यान देगा तो भाई पर भरोसा रख, आएगा। Tomorrow we are going to complete another chapter of your 12th standard, which is by the name of elasticity of demand. So chapter 3 जो है वो पूरा हो गया, 3A भी हो गया, 3B भी हो गया। I will not be starting with a new chapter in tomorrow's class. If time gets over, we will end our lecture there itself. लेक्चर क्योंकि अपन वापस मिलने नहीं वाले हैं for the next 10 days। अपना 8 तारीख तक तो वेकेशन है। अच्छा, आर यू ऑल अवेयर दैट योर टेस्ट आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर 8th of May? इफ नॉट, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 8 मई के बाद संडे टू संडे टेस्ट आना शुरू होने का चांसेस है। सो मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट टेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 15th और 22nd of May। हाँ ठीक है, सैटरडे को ले ले। क्या है, आ गया टेस्ट, बता दिया मैम ने, ये अच्छा है। All right, I just need to use the washroom. Allow me to use it and I'll be back. विहान CAFC का टेक्स्ट बुक देख ले बेटा। चलो, आई थिंक एवरीबडी इज बैक एंड सबका एमसीक्यू सॉल्व करके हो गया है। वी हैव टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज योर आंसर? 25 का आंसर बी बेवड़ा आएगा, करेक्ट है। ट्वेंटी 29 तो हो चुका है, 30th दिया था। बताओ मेरे को इसका आंसर। ए के बी, किसी ने ए बोला, किसी ने बी बोला, ए वाला जो है वो रॉन्ग है। मैडम क्वेश्चन में बोला है रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन इट्स प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन इट्स प्राइस? प्राइस चेंज हो या ना हो, प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब
प्राइस राइज भी हो सकता है, प्राइस फॉल भी हो सकता है, क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, and when quantity remains constant we say when a change in the price of the commodity brings about no change, so it's a vertical line parallel to y axis. आंसर बी करेक्ट है. ए क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 5 और 6. किसी को सोल्यूशन चाहिए? योर आंसर फॉर 34 इज 0.8. Your answer for 35 is 1.25 and your answer for question number 36 is 3. D option. आया है सबको? Does anybody want me to solve any of the MCQs? Proper solution बना कर दूं? पक्का? चलो next one is question number 39. आंसर यही एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था तुम लोगों को. पॉइंट मेथड इज टू बी यूज्ड व्हेन द चेंज इज नेग्लिजिबल. जब ऑटो मैन्युफैक्चरर इज ट्राइंग टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ ऑटोमोबाइल्स बाय ₹100, तो तेरा आंसर आएगा सी. ये बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. डी दारूडिया के बी बेवड़ा? पक्का? बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन बोलो 51 का आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर. अब किसी का तो गलत गया. क्या दिया आपने? किसी ने ए या बी बोला ना? ओके, तो बी और सी आपको गलत लगा, तो लेट्स रीड ऑप्शन बी. बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंप्यूटेड मतलब कैलकुलेटेड, मेजर्ड. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्या बोला है वो लोगों ने? परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इसमें गलत क्या है? देख, ये एक और लर्निंग है. क्या होता है कई बार जब अपने को पहला स्टेटमेंट ही सही लगता है तो अपन सोचते हैं दूसरा पढ़ू क्यों. शायद तूने पढ़ा नहीं होगा, इसके वजह से तुझे आया नहीं होगा. बी करेक्ट है. अच्छा, सी पढ़ अभी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द लॉन्ग रन विल बी डिफरेंट देन दैट ऑफ इन द शॉर्ट रन. शॉर्ट रन है मतलब टाइम का अवेलेबिलिटी कम है, तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम रहेगा या इन इलास्टिक रहेगा, और लॉन्ग रन रहेगा तो डिमांड इलास्टिक रहेगा. तो क्या टाइम के हिसाब से इलास्टिसिटी भी बदलता है? यस. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर ऑप्शन डी आएगा. समझा है? श्योर है बेटा? बढ़ू आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. अगेन इट वॉज द एग्जाम्पल विच आई मेड यू राइट डाउन. 30,000. 53 से लेकर 60 तक सब हो गया है. सो नाउ वी डायरेक्टली गो टू क्वेश्चन नंबर 70. ओके, बताओ 77 का आंसर. वर्टिकल सप्लाई कर्व है तो 0, और बेटा 0 का मतलब देयर इज नो चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड. यहां पर डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है क्वेश्चन के सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से. मेरे को याद नहीं आ रहा है डिमांड और सप्लाई में फर्क क्या है. कुछ तो फर्क है पागल, सेम नहीं है. हाँ, डिमांड में रिलेशनशिप इज इनवर्स. रिलेशनशिप इज कर्व इज डाउनवर्ड, एंड सप्लाई में रिलेशनशिप इज कर्व इज अपवर्ड. ये बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. बताओ. बी बेवड़ा. ए कैसे पता चला? वहां यहां पर तो लोग ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ बोला नहीं, और भी कुछ तो बोला है. क्वांटिटी इज एक्स, सो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट. चलो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर
पक्का? इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. 98 ग्रेटर देन 1 मतलब क्वांटिटी में चेंज. सी आएगा? रॉन्ग है. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1. सो रणवीर, ग्रेटर देन 1 का मतलब रिले, कोई बात नहीं, पर 99 का भी आंसर ए तो नहीं है. ओके, सो पहले 98 का आंसर ए. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर सी, एग्जैक्टली इक्वल बोला है. 101 का आंसर डी, दारूडिया. पक्का? करेक्ट आंसर इन इलास्टिक सप्लाई. बिकॉज सप्लाई में चेंज ज्यादा आया है कि कम? आपका कुछ कंफ्यूजन लग रहा है मैडम? ओके, तो पूछो. मैं क्या शक्ल देखकर बताऊं कि तेरे को डाउट है? गजब औरत है ये तो. चल मैंने देख लिया तेरे को, आज नहीं देखता तो. सो मैडम, दे हैव गिवन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई is less than percentage change in price. So if percentage change in supply is less than, मतलब डिमांड इलास्टिक होता है कि इन इलास्टिक होता है? इन इलास्टिक होता है, इसीलिए आंसर डी है. हाँ, अगर वो लोग ऑप्शन में देते रिलेटिवली इन इलास्टिक तो आई वुड हैव चोजन दैट ऑप्शन, बिकॉज रिलेटिवली इन इलास्टिक इज अ बेटर टर्म. इन इलास्टिक दो टाइप का होता है, एक रिलेटिवली होता है और एक परफेक्टली होता है. कल्प, थोड़ा तो ध्यान दे दे. उसके पहले भी तेरा ध्यान उधर है. ये अगर कल्प का डर नहीं होता ना मेरे को, तो मैं इसकी बजाता. दीदी समझा है, आगे बढ़े. चलो 101 हो गया. नेक्स्ट इज 112. ये एक्चुअली लास्ट टू लास्ट क्लास का है. द डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड हैज शिफ्टेड टू द राइट. राइट का मतलब डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड टू द राइट मतलब इंक्रीज. इंक्रीज किसके वजह से होता है? अदर फैक्टर्स. बताओ आंसर. किसी ना किसी का ये गलत गया रहेगा ऐसा मेरे को लगता है. कोई है जिसको मेरे को ये एक्सप्लेन करने का जरूरत है? प्लीज रेज योर हैंड. गजब, आपका आंसर? ओके, चल देख बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है, तो आंसर ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए के अंदर क्या बोला है? फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड वुड रिजल्ट इन अ फॉल इन डिमांड फॉर इट्स अदर सब्स्टिट्यूट. रिलेशनशिप डायरेक्ट होएगा, तो डिमांड डिक्रीज हुआ तो किधर जाएगा? लेफ्ट में. जबकि क्वेश्चन में किधर बोला है? राइट. और तूने अगर डी बोला है ना, बहुत डेंजरस है, क्योंकि बेटा प्राइस के वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ना कि शिफ्ट. इसका मतलब तेरे अभी तक लगे पड़े हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में, और अगर तेरे को ये एक नहीं आया ना, मतलब तू समझ कर चल तेरे को और 15 एमसीक्यूज नहीं आएगा जो इसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है. हाउ कैन यू आंसर प्राइस? लोअर द प्राइस, लोअर द डिमांड इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन. हायर द प्राइस, हायर द डिमांड. ये तो और भी गजब. और फॉल इन प्राइस, फॉल इन प्राइस विल रिजल्ट इन टू एक्सपेंशन. अरे हाँ ना, क्या ना है? प्राइस फॉल हुआ तो क्वांटिटी राइज होएगा. राइज इन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इंक्रीज. नहीं, इट इज ओके. तेरे को समझा क्या? सॉरी का बाजू में रख, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. प्राइस के वजह, प्राइस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्या बोला है? राइट. राइट मतलब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज. अच्छा, बी ऑप्शन क्या बोला है? फॉल इन नॉमिनल इनकम. और ऊपर क्वेश्चन में कौन सा गुड दिया है? नॉर्मल. तो इनकम फॉल, तो नॉर्मल गुड का डिमांड फॉल. तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज किधर होएगा? राइट में होएगा कि लेफ्ट में होएगा? लेफ्ट में होएगा. ए बराबर श्योर हो?
और सी ऑप्शन बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोल बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप, मतलब तेरे को ये भी नहीं आता है। प्राइस ऑफ फ्यूल एंड डिमांड फॉर कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप। बेटा कल के क्लास में ये करके आना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत 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 सारे एमसीक्यूज है। यू कैन नॉट मेस अराउंड विद दिस। आर वी क्लियर? श्योर है? पक्का वाला बात? आंसर आएगा सी। चलो नेक्स्ट वाला मेरे को बताओ क्या है। सी है, बट वाई इज द आंसर सी? कैन आई से डिमांड नहीं है, वो सप्लाई है, बट इट्स ओके। क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स कांस्टेंट, सो आपका आंसर आएगा सी। ए आर वी क्लियर? पक्का? आई विल टेक 5 minutes ऑफ योर टाइम एंड देन यू ऑल कैन लीव। बैक पैक करके रखना है, रख दो। So yesterday we had started with elasticity of demand. Elasticity of demand का मतलब डायरेक्शन होता है कि मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन, मेजरमेंट ऑफ व्हाट? Change in quantity demanded due to a change in its price. बराबर है। So elasticity of demand is the degree of responsiveness or sensitiveness of a commodity due to a change in its price. So formula था परसेंटेज वाला, वो जो भी है वो। अब डिमांड या तो इलास्टिक हो सकता है या तो इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब लेस चेंज के मोर चेंज, inelastic का मतलब higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand is elasticity of demand. It is the only directions, no measurement. It is a qualitative concept. But law के बाद एक सवाल पूछने का, कितने से या तो ज्यादा चेंज या तो ज्यादा चेंज का मतलब इलास्टिक, कम चेंज का मतलब इन इलास्टिक। बराबर है। फिर आज के लेक्चर में मैंने तुमसे वो डायग्राम्स वाला पार्ट करवाया, जहां पर हमने बोला था व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट एग्जैक्टली इक्वल चेंज, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वेयर QQ1 is equal to and the curve is a rectangular hyperbola curve या तो linear curve। दूसरा क्या था? when a change in the price of the commodity bring less than proportionate change in the quantity demanded, then it is called as relatively inelastic demand, where QQ1 is less than PP1 and the curve is a steeper curve closer to the origin. When a change in the price of the commodity brings about more than proportionate change in the quantity demanded, then it is called as relatively elastic demand, where QQ1 is greater than PP1 and the curve is a flatter curve sloping away from the origin. When a change in the price of the commodity brings about no change, unchanged in the quantity demanded, then it is called as perfectly inelastic demand, where the curve is a vertical line parallel to y-axis. Then when a change in the price of the commodity, when a slight change in the price of the commodity brings about tremendous, huge, immeasurable change in the quantity demanded, then it is called as perfectly elastic demand. 5 कदम बोलो। हॉरिजॉन्टल, फ्लैटर, रिंग फिंगर इज स्टीपर। सो ये कौन सा फिंगर था? इंडेक्स। इंडेक्स फिंगर फ्लैटर, रिंग फिंगर स्टीपर। तेरा हाथ का पोजीशन बराबर नहीं है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हाँ ये परफेक्ट होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। फिर ये हो गया फ्लैटर, स्टीपर, दिस इज इक्वल टू 1। राइट हैंड डिमांड का था, लेफ्ट हैंड सप्लाई का था। बस करो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। आर वी क्लियर विद दैट? श्योर हो? चलो इसके बाद हमने 3 मेथड्स किया। पहले मेथड का नाम रेशियो मेथड, सेम फॉर्मूला। रेशियो मेथड डज नॉट कंसिडर
एवरेज, लार्ज नंबर्स को कंसिडर करता, आर्क मेथड कंसिडर्स एवरेज, फिर पढ़ा था पॉइंट मेथड. एट द मिड पॉइंट व्हाट इज द पॉइंट इलास्टिसिटी? अबव द मिड पॉइंट, बिलो द मिड पॉइंट, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस. ये रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचना. फॉर्मूला क्या था पॉइंट मेथड का? E इज इक्वल टू L अपॉन U. L फॉर लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व. Are you all clear? Sure ho. So that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye.